स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम लोग बात करें तो मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात की जाती है, जिसमें से ये जो सॉलिड स्टेट है ये 12th के सिलेबस का पहला चैप्टर है अपने, तो इसको हम 12th में करने वाले हैं। लिक्विड स्टेट जो है इसको मोस्ट ऑफ द पार्ट शायद 11th में ही करवाया जाता है, मुझे ये आइडिया नहीं किस क्लास में। फिजिक्स में है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब पढ़ा है आपने 11th में या पढ़ रहे हैं, है ना। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज और गैसियस स्टेट हमारा ये 11th केमिस्ट्री के सिलेबस में। ये 3 स्टेट्स को ही हम लोग कवर करते हैं, जिसमें से ये तो 12th में आ जाएगा, ये आपका 11th के फिजिक्स में मेजर वे में पढ़ा जाता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज तो हमें मालूम ही है कि गैसियस स्टेट जो होता है वो कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कोई गैस है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, आपको पता है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। कई बार नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद गैस में और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी होती है, फ्लो करने का प्रॉपर्टी। और क्या होता है, गैस है प्रेशर, मॉलिक्यूल्स अगर हैं गैस के तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसकी वॉल से टकराएंगे जिस भी कंटेनर में है वो, और उस पर क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं बार बार, इसका मतलब कोलिजन भी होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स का अगर टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, तो आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मोमेंटम बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो। क्लियर है बात इतनी। अगर हम लोग सॉलिड से सीधे गैस बना लेते हैं, लिक्विड नहीं बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अगर हम लोग लिक्विड से गैस बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। और अगर गैस से लिक्विड बनेगा तो क्या होगा, लिक्विफिकेशन, लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में लिक्विफैक्शन भी लिखा होता है। और आपका इसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन का कोई एग्जाम्पल देखा है अपने आसपास कोई। ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती है ना, ये तो सब नहीं देखा होगा। उसके बाद देखिए,
गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, किस किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, ये ज़्यादातर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं। लेकिन फिर से एक बार चैप्टर के लास्ट में मैं बता दूंगी, याद दिला दीजिएगा मुझे, ठीक है। पढ़ हम लोग सारा चुके हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग में। तो अब हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं जो हमारा मेन प्राइम है चैप्टर का, उस पर। गैसियस स्टेट में अगर बात की जाए तो हम लोग ये बात करेंगे कि गैसेस किन किन रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है, किन किन लॉज को फॉलो करती है, क्या करेंगे तो क्या होगा। अब इसमें गैस के लिए कुछ पैरामीटर्स लिए जाते हैं, जैसे गैस के वॉल्यूम की हम बात करते हैं, गैस के प्रेशर की बात करते हैं, गैस के टेम्परेचर की बात करते हैं, गैस का के मोल्स की बात करते हैं। वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, प्रेशर को P से, टेम्परेचर को कैपिटल T से, और ये केल्विन में होगा। मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। गैस के मास की भी बात कर सकते हैं, जिसको गिवन मास भी कह सकते हो, स्मॉल m भी लिख सकते हो, और गैस की डेंसिटी के बारे में भी हम बात करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या बात की जाएगी, एक सेकेंड। उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो हमें बात करनी है इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। अगर वेलोसिटी है गैस के मॉलिक्यूल्स में तो तीन तरीके की वेलोसिटी हम पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, एक को बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी, एक को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी जिसको एवरेज बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम लोग कई सारी वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर के लास्ट में लिक्विफिकेशन जो होता है गैस का, वो लिक्विफिकेशन किस किस कंडीशन में होगा, कब लिक्विफिकेशन होगा कब नहीं होगा। चार गैसेस अगर दी गई हैं तो उसमें फर्स्ट लिक्विफाई कौन होगा, सबसे पहले कौन लिक्विफाई होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी में गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जब इनकी बात हम करेंगे तो सबसे प्राइम चीज़ इसमें है हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे। और आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आएगी, कौन कौन से लॉज से आएगी, उसकी बात की जाएगी। फिर उसके बाद कोई गैस अगर आइडियल है और कोई गैस जो हमारे चारों तरफ जितनी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो आइडियल होती हैं या रियल होती हैं, आइडियल और रियल में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई गैस रियल है तो उसको आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, वो बातें हम लोग सारी इसमें करने वाले हैं। बहुत ईजी से टॉपिक है। सबसे पहले शुरुआत होगी लॉज से, तो हम लोग लॉज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो लॉ है इसमें वो हम लोग पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। वॉइस क्लियर है सबको? बॉयल्स लॉ क्या कहता है, क्या बताया इन्होंने कि कोई गैस ले ली इन्होंने, उसका डेफिनेट मास ले लिया और इन्होंने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गैस का,
डेफिनेट मास लिया, टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रखा, तब ये देखते क्या है बॉयल्स कि जो उसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या रिवर्स भी आप बोल सकते हो, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। P बढ़ाओगे तो V डाउन होगा, कम होगा, और P अगर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है ना, अगर P बढ़ाते हो तो V क्या होगा, डाउन हो जाएगा, अपोजिट चलेंगे ये। कंडीशन किस पे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, और एक सर्टेन अमाउंट, जैसे मान लो हमने बोला किसी गैस के हम 4 ग्राम ले लेते हैं या 2 मोल ले लेते हैं, उसको फिक्स कर दो। प्रेशर को अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है, तब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हुई बात। अब ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको K कह सकते हैं, और P इंटू V इज इक्वल टू आएगा K, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है बात। अब ये दोनों अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं और इनके बीच में अगर गैस के डेफिनेट वॉल्यूम के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है। P और V में अगर हम ग्राफ खींचते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है। कौन सा ग्राफ है ये, क्या नाम है, मैथ्स में आप जानते होंगे इसको। पैराबोला। मैंने तो इसको हाइपरबोला पढ़ा हूँ। मुझे मैथ्स का ग्राफ व्राफ नहीं पता है, मैं मुझे इतना पता है कि बॉयल्स लॉ में ये जो ग्राफ मिलता है इसको हाइपरबोला बोलते हैं। अब मैथ्स आप जानते होंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ये ग्राफ मिलता है आपको P और V में जब आप ग्राफ खींचते हो। अब ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है, ये ग्राफ किस पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ना, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, तो इस ग्राफ को हम लोग एक और नाम देते हैं, बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सेम टेम्परेचर पे ग्राफ खींचा गया, मतलब टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हो। प्रेशर, ग्राफ को देखने से क्या पता लग रहा है, प्रेशर अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और ग्राफ किस तरीके से चल रहा है, हाइपरबोला में। क्लियर है बात इतनी। अब अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर लेते हैं किसी भी एक गैस के लिए, अगर टेम्परेचर मान लो चेंज कर दो तो अलग अलग ग्राफ मिलेगा आपको हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला कुछ इस तरीके के मिलते हैं हमको। ये 3 टेम्परेचर पे गए, आप बोलोगे कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना था। एक एक बार मान लो, जैसे मान लो सपोज हमने नाइट्रोजन गैस ली, इसके 2 मोल्स लिए। अब इसके लिए टेम्परेचर हमने रखा सपोज पहले 600 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देख करके हमने ग्राफ खींचा तो हमें ये वाला मिल गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यही नाइट्रोजन गैस दूसरा सैंपल ले लिया, उसी के 2 मोल्स लिए, और उसी गैस का अब टेम्परेचर हमने कर दिया 400 केल्विन, कम कर दिया। तो जब टेम्परेचर कम करते हो तो इसके नीचे की तरफ इधर ग्राफ मिलता है। फिर और टेम्परेचर कम करोगे तो और नीचे की तरफ ग्राफ मिलेगा। फिर टेम्परेचर हमने 200 के कर दिया। तो जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे किसी भी एक गैस के लिए, तो उसमें क्या होता है
कि आपको हाइपरबोला ही मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ इधर की तरफ जाएगा और टेम्परेचर डाउन होगा तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा। क्लियर है बात? अब इसी ग्राफ को अगर हम लोग ऐसे खींचे, अभी तो हमने P और V में खींचा था, अब हमें पता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है ना, तो अगर हम P और 1/V में ग्राफ खींचते, P और 1/V तो एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या हम? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई नहीं ये पूरी वैल्यू। तो अब ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलता है, स्ट्रेट लाइन। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अब इसमें भी अगर आप 2-3 केसेस देख लो तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अगर टेम्परेचर बदल बदल के देख लो तो आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। ये मान लो T3 टेम्परेचर है, ये T2 है, ये T1 है, इनके बीच में रिलेशन पूछा जाता है तो T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे निकला है। अब ये कहाँ से निकलता है ये मालूम है आपको? ये रिलेशन हमने कैसे निकाला, किसी को मालूम है? T1, T2 और T3 में देखो पढ़ा है क्या? अच्छा, देखो इसके लिए जब गैसेस को हम लोग बात करते हैं ना तो एक इक्वेशन यूज की जाती है, इसको बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इसको बोलते हैं गैस इक्वेशन। अभी जितने लॉज हैं हम उनको पढ़ेंगे और इसी इक्वेशन को निकालेंगे, बनाएंगे। अभी हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। अब n मोल्स हैं तो मोल्स मान लो हमने 1 ले लिए किसी गैस के, तो PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? उस गैस का प्रेशर, उस गैस का वॉल्यूम, उस गैस का टेम्परेचर, और ये R होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल बोलने का मतलब है कि कहीं पे भी चले जाइए इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। कोई भी गैस ले लो, कहीं पे भी चले जाओ इसकी वैल्यू में चेंज नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वो किसकी वैल्यू पढ़ते हैं? हाँ, फिजिक्स में तुम पढ़ते हो कैपिटल G एंड G पढ़ाया गया होगा, तो इसकी वैल्यू तो चेंज होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती ना, इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। अब देखो ये हमने T3, T2 और T1 में रिलेशन निकाला कैसे? हम PV इज इक्वल टू nRT को ही यूज करके इसको सिंपल वे में निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ये है हमारे पास, अगर 1 मोल ले लिया तो RT आ गया। ठीक, टेम्परेचर हमको निकालना है तो टेम्परेचर इज इक्वल टू PV बाई R आ जाएगा। यस और नो? अच्छा, R कांस्टेंट है तो R को हटा भी सकते हैं। अगर रिमूव करते हम तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल टू P इंटू V आ जाएगा। R को हटा दिया कांस्टेंट को तो प्रोपोर्शनलिटी आ गया, T इज प्रोपोर्शनल टू P इंटू V आ गया। ठीक, अब देखो अगर ये जो ग्राफ है, ये मान लो कोई भी एक ग्राफ ले लो, इसका अगर स्लोप निकालना चाहो, ये निकालना चाहो, ये थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ये स्लोप निकालना है तुम्हें, तो tan थीटा इज इक्वल टू इस एक्सिस पे जो है प्रेशर और इस एक्सिस पे जो है वॉल्यूम, वो कर सकते हैं हम लोग। यस और नो? या ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे स्मॉल होता है तो आप ऐसे लिखते हो ना, D लिख सकते हो।
या ऐसे भी लिखते हो ना। क्लियर है? तो इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, p बाई 1/v है। अब 1/v को ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 तो नीचे रह जाएगा और ये डेल्टा v ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में आप इसको pv भी लिख सकते हो अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखना। तो इससे पता क्या चला हमें, ये पता चला कि जो इसका स्लोप है ना टेन थीटा, वो क्या है, pv है। ठीक, तो इसका मतलब pv की जगह पे आप टेन थीटा भी ले सकते हो। तो pv की जगह पे हमने टेन थीटा लिख दिया। t इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। अब आपको 10 में ट्रिग्नोमेट्री से वैल्यू पता होगी कि टेन थीटा और थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हो थीटा की, वैसे टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जो T3 वाला ग्राफ है उसमें थीटा ये है, T2 वाले में थीटा ये है, T1 वाले में थीटा ये है। तो अगर देखो तो इसका थीटा सबसे बड़ा है, इसका सबसे छोटा, इसका इससे छोटा। तो इसका मतलब जिसमें थीटा बढ़ा उसमें टेम्परेचर भी बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T3 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन T1। यहाँ से निकाला हमने। क्लियर है बात सबको? स्लोप से रिलेट किया हमने कि जिसका स्लोप बड़ा है, स्लोप टेन थीटा होता है और थीटा की वैल्यू भी टेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्लोप की जगह पे हमने इसको रख दिया पीवी की जगह पे, और हमारा पता लग गया हमें कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये वाले ग्राफ का थीटा बड़ा है तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये था बॉयल्स लॉ। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, अगर किसी भी गैस के लिए दो कंडीशन दे दी जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट है और किसी गैस के लिए एक टाइम में प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है और दूसरे टाइम में प्रेशर आप P2 कर देते हो और वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू K कांस्टेंट और यहाँ पे P2 V2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट, क्योंकि अभी PV इज इक्वल टू K आया था ना यहाँ पे इक्वेशन में अपनी, ये आया था ना शुरू में। तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब K राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब बॉयल्स लॉ के लिए आप रूल क्या लगा सकते हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है और ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो न्यूमेरिकल कर लोगे इस पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम लोग गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें तो नया प्रेशर और वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। देखो एक और ग्राफ है, पीवी और पी के बीच में खींचा गया है, ऐसा ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन। ये T3 टेम्परेचर है, ये T2 है, ये T1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी T3 ज़्यादा है T2 से। अब ऐसा ग्राफ क्यों आया स्ट्रेट लाइन, बताओ, सोचो। केमिस्ट्री में काम नहीं आएंगे तो फिजिक्स में आएंगे। कभी कभी ग्राफ से क्वेश्चन बना देते हैं, टफ क्वेश्चन। नहीं पूछे तो नहीं पूछे। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे भी ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन क्यों मिला, पहला तो। दूसरा T3 T2 और T1 में ये रिलेशन कैसे है। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए। अच्छा, कैसे, पीवी और पी में ग्राफ खींच रहे हैं तो क्या रिलेशन पता लग रहा है जिससे आपको पता लग रहा है कि स्ट्रेट। अच्छा, ग्राफ पढ़ा दिए गए हैं आप लोग को मैथ्स में।
ग्राफ पढ़ा दिए गए? जनरल में सर ने पढ़ाया होगा। अच्छा, तो उसमें ये सब आ गया, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, कैस कब कब कौन सा ग्राफ मिलता है। अच्छा आप देखो, अगर इसको निकालना चाहो आप पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, तो कैसे निकाल सकते हो भाई? ये पी वी एन भी कांस्टेंट है, अगर मोल्स कांस्टेंट कर दिए, सर्टेन अमाउंट रख दिया हमने गैस का, तो ये कांस्टेंट हो गया। आर आपका कांस्टेंट होता ही है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। एक अगर टेम्परेचर रखते हो तो उसके लिए टी भी कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरी वैल्यू पी वी तो कांस्टेंट होती ही है, ये तो हमें पता ही है। तो अगर पी वी और पी के बीच में ग्राफ खींचोगे तो पी वी वैल्यू तो कांस्टेंट है ना पूरी, तो पी को आप बढ़ाते जाओ तो पी वी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही तो ये ग्राफ शो कर रहा है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से कहाँ हो रहा है, दूर होता जा रहा है। देख पा रहे, ये पहले इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ से प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, इस एक्सिस पे प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे पीवी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ज़्यादा काम के जो आपके ग्राफ हैं वो कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा, इसको ज़रूर याद रखें। एक ये हाइपरबोला वाला और एक ये वाला। एक रूल कंप्लीट कर लिया हमने, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ चलिए बच्चों, बाय।